नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा का काम अब अंतिम दौर में है। साल 2018 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था और इसी मूर्ति का पूरा निर्माण कार्य वासुदेव कामत और भगवान रामपुरे के मार्गदर्शन में शुरू हुआ था, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। और जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान इस प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। आज कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री राज्य के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद पर चर्चा करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में बैठक करेंगे। लंबे अरसे से चल रहे इस विवाद के अलावा केंद्र सरकार के पास लंबित राज्य परियोजनाओं और सूखा राहत मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार शामिल होंगे। कर्नाटक सरकार के दिल्ली विशेष प्रतिनिधि टीबी जयचंद्र पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य अपने पड़ोसी तमिलनाडु को पानी देने की स्थिति में नहीं है, जिसके बाद आज बैठक में फैसला होगा। नए संसद भवन के बाद अब उत्तर प्रदेश में नया विधानसभा बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के दरुल शफा इलाके में नया विधान भवन बनाया जाएगा। इस साल 25 दिसंबर को अटल जयंती पर इसका शिलान्यास होगा। वहीं 2027 तक बनकर यह तैयार हो जाएगा। अलीगढ़ के गांव उदयपुर के जंगल में बीते शाम निराश्रित विचरण करने वाले गोवंश को नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर ले जाने वाले एक युवक को ग्रामीणों ने दबोच लिया और उसके पुलिस के हवाले कर दिया है। अन्य दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फिलहाल मौके से फरार हैं। वहीं नशे के कारण अचेत पड़ी गाय को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भिजवाया गया है। देर शाम जंगल में 3 लोग गोवंश को नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोशी की हालत में उसे ले जाकर फिराक में थे। तभी ग्रामीणों ने एक युवक को दबोच लिया तथा बाकी 2 लोगों को अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने घटना से फरार हो गए हैं। ग्रामीणों ने एक युवक को दबोचने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद थाना पुलिस द्वारा गांव का मौका मुआयजा कर उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चेकिंग के दौरान उसके पास से 420 ग्राम डाइजाबाम, एक मोटा इंजेक्शन व दवा बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल जानवरों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। सूचना मिली थी कि कुछ मुस्लिम युवक गांव को नशीला इंजेक्शन लगाकर उनको काटते हैं और उनका मांस बाजारों में बेचते हैं, तस्करी करते हैं और 2 बरामद भी किए और एक युवक पकड़ के थाने में बंद भी है। 2 भग भी गए और कुछ अज्ञात भी हैं। हमारा संगठन इंजेक्शन बरामद किए और हमारा यही मानना है कि इनको बंद करके इनके ऊपर रासपा के तहत कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ देहात के थाना टप्पल के उदयपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई कि वहां के ग्रामवासियों ने एक व्यक्ति को पकड़ा है, जो कि संदिग्ध अवस्था में गांव में घूमता पाया गया था। सूचना मिलते ही थाने की फोर्स द्वारा मौका मुआयना किया गया। उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास से 420 ग्राम डाइजापाम, एक मोटा इंजेक्शन व उसकी दवा बरामद हुई, जिसका इस्तेमाल जो है वो जानवरों को बेहोश करने में किया जाता है। उक्त व्यक्ति से पूछताछ में 2 अन्य व्यक्तियों का भी नाम सामने आया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसको जेल भेजा जा चुका है। 2 अन्य व्यक्तियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुरादाबाद के गांव अजमत नगर में गन्ने के खेत में एक अज्ञात शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। अज्ञात शव के दोनों हाथ बंधे हुए थे और गर्दन पर धारदार हथियार से निशान भी किया गया था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या की जांच में जुट गई है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटते समय
पेड़ की डाल टूटने से युवक नीचे गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। और आपको बता दें कि मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालपुर रामबाग चौराहे के पास का है, जहां व्यक्ति लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। तभी अचानक पेड़ की डाल टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मामला बंसराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालगंज रोड पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां आज सुबह एक युवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक युवक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची रेलवे व स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक युवक की पहचान करने के प्रयास में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पकड़े गए डकैतों में एक डकैत पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था, तो वहीं पुलिस ने कई थानों की पुलिस फोर्स एवं एसओजी शाहजहांपुर के साथ पुलिस ने आरोपी बदमाश शहबाज का एनकाउंटर कर उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ अपराधी हैं जो घर में घुस जो मोहल्ला बाजार घेर है थाना कटरा क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर एक जघन्य जो डकैती की घटना के साथ में जो मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत जो श्री आलोक गुप्ता का घर है उसके अंतर्गत कुछ अपराधी हैं जो घर में घुसकर उन्होंने चोरी और लूट के इरादे से घर में घुसे थे और घर में घुसने के बाद उन्होंने बड़े ही जघन्य तरीके से चाकुओं से उनके ऊपर वार किया था और उनकी फैमिली को घायल किया था। इसमें श्री आलोक गुप्ता है, उनको तुरंत से जो पुलिस है उनके द्वारा और जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा वहाँ पे बरेली अस्पताल में भेजा गया था, जहाँ पर दौराने उपचार उनकी मृत्यु हुई थी और जो उनके बाकी के अन्य परिवारजन हैं वो अभी भी उपचाररत हैं। इस घटना के तुरंत बाद मौके का हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा आईजी सर के द्वारा निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ जो अपराधी जो मौके से पकड़ा गया था, जिसका नाम शहबाज है, जो करीब 40 साल की उम्र का है, जिसके द्वारा ये घटना की गई और साथ ही साथ जो एक अन्य साथी था उसका सहयोग। अगली खबर पंजाब से है, जहां श्री मुक्तसर साहिब में निजी कंपनी की बस मुक्तसर कोटापुर रोड पर गांव जबेलवाली के पास गुजरती हुई नहर सरहिंद फीडर में गिर गई। हालांकि हादसा कैसे हुआ इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। एसएसपी हरमनबीर सिंह गिल मौके पर पहुंच चुके हैं और सूत्रों से खबर है कि 8 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। नहर में पानी का बहाव तेज है और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। हालांकि मरने वालों की संख्या में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। हादसा कुदरती हादसा होया जी। मौके ਦੇ ਮੁਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹਿਰ ਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਦਸਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਮੂਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ। ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਹੋਣੀਆਂ 40-45 ਸਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਟੋਟਲ ਸਵਾਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, 35 ਕੱਢਣਗੇ। ਹਾਂ 30-35 ਸਾਰੇ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ? ਇਹ 45 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰੁੜੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰੁੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ। ਮੂਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਫੇਰ ਕੇ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬਚਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਡਾ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ 8 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 3 ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 2 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।
ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਜੋ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਚਿਕੜੀ ਕਰਕੇ, ਪੁਲ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 5-6 ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ माफ करे। महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हो चुका है और अब इस बिल को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता सरकार द्वारा लाए गए इस बिल की जमकर तारीफ की जा रही है। वहीं महिला आरक्षण बिल के बारे में बोलते हुए असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज हमारी मां और बहनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा अधिकार दिया है जिससे नारी शक्ति का अभूतपूर्व उत्थान होगा। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि बीजेपी नेताओं की महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया देखिए। बात के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि बहुत समय से इस विषय की चर्चा जनता में थी, खास करके महिलाएं बार बार पूछती थी। हम लोगों ने तो यहाँ स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय कि जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज अथवा शहरी स्थानीय निकाय, वहाँ पर 50% का जब से प्रतिनिधित्व किया था महिलाओं का, तब से ये चर्चा बार बार चलती थी कि विधानसभा में, लोकसभा में कब होगा। तो ये बिल आया है, ये एक सराहना योग्य ये कदम है। महिलाओं को भागीदार मिलेगी, भागीदारी उनकी होगी। उन महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम सरकार का चल रहा है उसमें बहुत से विषय हुए, उसमें चुनाव में भी उनकी जो 33% की भागीदारी का जो बिल आ रहा है, निश्चित रूप से इससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा। ये आज बहुत ही महिमा मंडित दिन है देश का गणतंत्र के लिए। आज हमारे माँ और बहनों को प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अधिकार दिया जो अधिकार से भारत का नारी शक्ति का अभूतपूर्व उत्थान होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को, मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, प्रधानमंत्री जी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देश का इतिहास हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ऐतिहासिक दिन के लिए याद करते रहेगा। एक तो गणेश चतुर्थी है, उसकी मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज एक और बड़ा काम देश में हुआ है कि नई संसद में सभी सांसदों का प्रवेश हुआ और उसके लिए ये शुभ दिन हम लोगों को मिला। यह निश्चित रूप से बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है और आज फिर एक नए इतिहास का सृजन लोकसभा में हुआ कि महिला आरक्षण बिल आज इंट्रोड्यूस हो गया है। कल उस पर चर्चा होगी। यह भी मैं समझता हूँ हमारे देश की आधी आबादी जो बहनों की, बेटियों की है, उनके कल्याण, विकास, उनकी अधिकारिता, संपन्नता बढ़ने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाया गया बड़ा कदम। आज
ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारत की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला आरक्षण विधेयक का बिल टेबल किया है। कई वर्षों से ये मांग भी चल रही थी, कई सरकारों ने आश्वासन भी दिया था, किंतु ये हो नहीं पा रहा था। पर आज इस बिल को टेबल किया गया है और हमारी अपेक्षा है कि सारी पार्टियां इसको समर्थन देगी और ये बिल पास होगा। महिलाओं को अधिकारिता देने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और हमारे लोकतंत्र को और समृद्ध करेगा और मजबूत करेगा। इस प्रकार का ये बिल यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है। मेरा विश्वास है इसी सेशन में यह बिल पास होगा और हमारी संसद में और हमारी विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को वहीं हमारे महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें हिमहिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह बिल बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, यह बिल 2029 में लागू होगा। वहीं हिमाचल के सीएम खविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि कांग्रेस ने तो राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित किया है, अब हमें पता नहीं यह बिल व्यवसायों की सूची में है या नहीं। वहीं इस बिल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बौखला गई है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से वे केंद्र सरकार एक संदेश फैलाने के लिए निर्णय ले रही है। यह बिल 9 साल पहले पारित कर सकते थे, उनके पास बहुमत था। जनता अब इनको समझ चुकी है। आज चतुर्थी का बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं लेना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गणेश जी का आशीर्वाद सबको मिले। जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत पुरानी मांग देश के लोगों की थी, कांग्रेस पार्टी की थी, सब लोगों की थी। उसमें सिर्फ लिप सर्विस दी गई है। मैं मानता हूं कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था और अभी भी जो जहां तक जानकारी मुझे मिली है ये लागू होगा 2029 में। अभी लागू क्यों नहीं करना चाहती सरकार, ये समझ से परे है। बिल लेकर आ गए लेकिन लागू करेंगे 6-7 साल के बाद, ये मैं समझता सही नहीं है। अगर सरकार की मंशा सही होती, सब लोगों से बात करते और तुरंत प्रभाव से सारे लोगों से बात करने के बाद इसे लागू कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं मंशा और नियत में कुछ ना कुछ मुझे फर्क दिखता है, क्योंकि इस प्रकार विशेष सत्र बुलाया और सभी दलों की सहमति है, तो इसको 6-7 सालों के बाद लागू करने का क्या तुक है, ये समझ से परे। राहुल गांधी देखिए, केंद्र सरकार बौखला गई है। जब से इंडिया गठबंधन हुआ है ये सारे फैसले उनके वो आ रहे हैं जिससे कि देश में क्या मैसेज है। महिलाओं का किया अभी कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पास किया है। 9 साल पहले कर सकते थे ये लोग, मेजोरिटी के पास में है, आराम से कर सकते, पास भी कर सकते बिल। अभी तो लागू हो जाता महिलाओं का आरक्षण, अब जाके किया ना, क्योंकि मैसेज देना इनको, लागू भी नहीं कर पाएंगे। कि तमाम इनके जो फैसले हैं वो फैसले यही है कि खाली मैसेज दो पब्लिक को, जनता समझ चुकी इनको। जनता समझती है। सोनिया गांधी जी पहले ही लगी हुई है आरक्षण के लिए, महिलाओं के लिए नई बात नहीं है। कांग्रेस ने तो राज्यसभा में वो पारित किया हुआ है। अब ये हमें पता नहीं कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो पार्लियामेंट की उसमें लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ है, उसी के बाद कोई टिप्पणी अच्छी रहेगी। सर, ऊर्जा नीति को लेकर आज विपक्ष। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।